नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लोक पर। तो भाई देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, अभी तक नहीं देखे हैं जाकर देख लें। टाइम आपके पास कम है, आपके एग्ज़ाम 7 जनवरी से हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लेट हों, तो इसलिए आप प्ले चेक करें, वहाँ पर आपको सारी प्ले दिख जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर है। आपका चैप्टर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें बेसिकली आपके कई सारे टॉपिक हैं, इसमें सारे टॉपिक्स आपको कवर करेंगे। 3-4 वीडियो हम रखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रखेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा बोर लगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक आपका पहला है इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप यह जानेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों की जाती है। अगला है बाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नीड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और किस लिए हम इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, जो टेस्टिंग है वो कितने प्रकार की होती है सॉफ्टवेयर में, वो जानेंगे। उसके बाद है आपका बी मॉडल, जो अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली हम 3 टॉपिक आपको कराने वाले हैं। इससे रिलेटेड आपकी अभी कई सारे टॉपिक हैं जिनको हम लास्ट वीडियो में कवर कर देंगे। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं भाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आखिर में होती क्या। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो ना देखें, और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट के पास अपने जितने भी दोस्त व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह हैं, सारी वीडियो शेयर कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, तो देखो भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक तरह की, मान सकते हो एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर में गलती को ढूंढते हैं, यानी कि जो एरर होता है उसे ढूंढते हैं और उसकी जांच करते हैं। यही होता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से तात्पर्य किसी सॉफ्टवेयर को एरर फ्री करने से। एरर फ्री का मतलब है उसे एरर से मुक्त करना है, उसे एरर उसमें ढूंढना है। यानी जब कोई सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है तब उसकी गुणवत्ता जांचने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। यानी कि जब आपका सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है तो उसको जांचने के लिए कि सही सॉफ्टवेयर बना है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है या नहीं, इस उसके लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है उसी सॉफ्टवेयर पर, जिसके माध्यम से आपको यह ज्ञात होता है कि सॉफ्टवेयर कितना सही है या गलत है, ताकि आगे उपरोक्त सॉफ्टवेयर पर कार्य करते समय आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। एंड यूजर्स की आवश्यकता अनुसार एप्लीकेशन फंक्शन कर सके, इसके लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम में एरर या एरर्स को खोजने की प्रोसेस या मेथड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेफिनेशन है वो यहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि एंड यूजर्स की आवश्यकता के अनुसार एप्लीकेशन फंक्शन कर सकें, इसके लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तथा प्रोग्राम में एरर और एरर्स को खोजने की प्रोसेस या मेथड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। आप एग्जाम में इतनी भी डेफिनेशन करके आ जाते हैं तो आपको अच्छे खासे इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक और डेफिनेशन है यहाँ पर जो हमने अथवा में आपको लिख दिया, जिससे कि आपको आसानी हो याद करने में। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि मौजूदा और आवश्यक कंडीशंस, यानी कि जो दोष होते हैं उनके बीच डिफरेंस का जो पता लगाते हैं, पता लगाने और सॉफ्टवेयर आइटम्स के जो सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स वगैरह होते हैं उनका मूल्यांकन करने के लिए सॉफ्टवेयर आइटम को एनालाइज करने की जो प्रोसेस है उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। अगर आ गया है तो थम्स अप करके जल्दी से बताएं, लाइव क्लासेस चल रही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नीड की, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सारे पॉइंट, सारे डाउट वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे आपके। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, देखो भाई, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि जब भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है, यानी कि जब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जब उस पर कार्य किया जाता है, तो डिटेक्ट और एरर फिक्स कर सकते हैं इसकी मदद से।
यह बहुत आसान होती है, एसेंशियल होती है, जो कि कंज्यूमर की रिलायबिलिटी यानी कि जो विश्वसनीयता होती है और कस्टमर को हम जो एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाइज होना चाहिए तथा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई होनी चाहिए। यही इसकी कंडीशन होती है, यही इसकी शर्त होती है। उसके बाद टेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी हो सकती है आपकी कि जब हम किसी कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहे होते हैं, यानी कि जब हम किसी कस्टमर को जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है हमने, अगर वो डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। अगर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी हाई होगी तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम आएगी, यानी कि उसकी क्वालिटी हाई होगी तो उसमें जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, ना कि बराबर आएगा। और जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हुआ है जिसे प्रोडक्ट बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में अच्छा रहेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए बेसिकली। अगर सॉफ्टवेयर पूर्ण रूप से अगर सही सॉफ्टवेयर बना है तो उसमें 3 तरह की चीज़ें होनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका एक्यूरेट, यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए उसके अंदर, जिससे कि वो क्वालिटी जो उसकी सॉफ्टवेयर की होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है रिलेबल। रिलेबल की बात की जाए तो रिलेबल एक तरह की सॉफ्टवेयर को परफॉर्मेंस की बात की जाती है, और जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपको यहाँ से नोटिस कर लें आप इसे, वाई इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नीडेड, यानी कि हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगर आप देखेंगे हमने अभी क्वेश्चन पेपर नहीं कराए हैं पिछले साल के, जब हम आपको क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो सारे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बन गई है, वहाँ पर आप देख लेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। हम जो क्वेश्चन बताते हैं एग्जाम में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन करीब आपके 70 से 85% क्वेश्चन वही आते हैं जो हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ती है टेस्टिंग की, तो वो जान लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर परीक्षण की यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है, वो क्या क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर पहला कारण यही होता है कि सॉफ्टवेयर में जो संभावित सभी डिफेक्ट तथा एरर होते हैं उनको ढूंढने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। यानी कि जो एरर्स वगैरह होते हैं, जो बग्स वगैरह होते हैं हमारे, जो उसमें खामियां होती हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी टेस्टिंग की जाती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ये चेक करने के लिए हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं। अगर क्वालिटी बेहतर होगी तो कस्टमर अधिक संख्या में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है। चौथा पॉइंट है कि यह सिद्ध करने के लिए भी हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट या गलती नहीं हो, इसलिए भी यहाँ पर हम टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। 6 और 7वां पॉइंट है आपका। 6 की बात करें तो यह सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर कस्टमर की आवश्यकता अनुसार बना है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और बिजनेस में बने रहने के लिए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग की जाती है। अगर आपको अच्छी तरह से अपना बिजनेस चलाना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, तो आपको बेसिकली ये बातें ज़रूर जाननी चाहिए कि सॉफ्टवेयर आपका एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी इफेक्ट वगैरह डिफेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर आपसे लगातार सॉफ्टवेयर का काम आपसे करवाते रहे। अच्छा, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर थर्ड जो टॉपिक हमने बताया था, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है वो कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जो आपके सिलेबस में दी गई हैं वो केवल 12 प्रकार की टेस्टिंग दी गई हैं और सारे आपको डिटेल्स पूर्वक यहाँ पर बताए जाएंगे। और 12 प्रकार में से कुछ उनके भी टाइप्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारे हम यहाँ पर कवर किए हैं। एंड तक वीडियो को देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो स्टूडेंट नए हैं, अच्छा, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया होती है, बेसिकली आपको पता है, यानी कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है एरर्स को खोजना। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को एरर से मुक्त करना चाहते हैं तो हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और प्रत्येक टेस्टिंग की अपनी अपनी विशेषताएं, लाभ वगैरह, हानियाँ वगैरह होती हैं।
कुछ ना कुछ उसमें कमी होती है टाइप्स वगैरह में, वो सारी कमियां आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर पहला टाइप्स है आपका यूनिट टेस्टिंग। अब देखो यूनिट टेस्टिंग क्या है। यूनिट टेस्टिंग में होता क्या है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्रत्येक कंपोनेंट और यूनिट्स जो होती हैं वो यहाँ पर एक एक करके चेक की जाती है। यानी कि यूनिट टेस्टिंग एक प्रकार की फंक्शनल टेस्टिंग है, जिसमें प्रत्येक यूनिट्स या कंपोनेंट्स को चेक किया जाता है। इस टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर के कोडिंग फेज में पूरा कर लिया जाता है, यानी कि जब आपकी कोडिंग चल रही होती है तभी इसको कंप्लीट किया जाता है। इसको ज़्यादातर प्रोग्रामर के द्वारा पूरा किया जाता है और इसे कंपोनेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक विधि है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है उसी का टाइप्स है, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के सबसे छोटे भाग जिन्हें हम यूनिट्स बोलते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसमें प्रोग्राम को टुकड़े में तोड़ लिया जाता है तथा प्रत्येक टुकड़े को बारीकी से टेस्ट किया जाता है। इस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि सॉफ्टवेयर का प्रत्येक यूनिट का जो सोर्स कोड है वो सही है या गलत है, तथा इसे कैसे यूज किया जा सकता है, ये सब जारी यूनिट टेस्टिंग में आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। पहले आपको क्या था, एक ADHOC टूल्स का प्रयोग इसमें इस्तेमाल किया जाता था टेस्टिंग के लिए, परंतु आजकल जो है यूनिट टेस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क वगैरह टूल्स वगैरह आ गए हैं मार्केट में। जैसे कि यहाँ पर जावा फ्रेमवर्क, नेट आ गया आपका, और PHP हो गया। कई सारे फ्रेमवर्क हैं जिनके माध्यम से आप यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट जो होता है आपका डेवलपर्स के द्वारा लिखे तथा परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि इन्हें डेवलपर्स द्वारा चलाया जाता है, वो ही इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तथा इसे करने के लिए वाइट बॉक्स टेस्टिंग विधि का उपयोग किया जाता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। काफ़ी अच्छी तरह से हम आपको यहाँ पर नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। क्लासेस नोट्स आपके रेडी हैं और एक साथ आपको नोट्स आपके ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जो भी हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में, सारे ग्रुपों में भेज दिए जाएंगे। याद रखने वाली बात यह है कि जो आपकी यूनिट टेस्टिंग है वो बहुत ही अधिक समय लगाती है तथा इसमें बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ता है। और यह टेस्टिंग बहुत ही अधिक प्रभावपूर्ण है क्योंकि इसके प्रयोग के द्वारा अधिकतर डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ये इसका डायग्राम है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी यूनिट टेस्टिंग है वो यहाँ से चालू की जाती है, जिसमें आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग ये सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। सामान्यतः जो आपकी यूनिट टेस्टिंग होती है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आती है। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है वो अगला टाइप है जिसमें हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग के कुछ लाभ दिए हैं, कुछ लाभ जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। पहला लाभ होता है, ज़्यादातर आपको ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिट टेस्टिंग यही पूछा जाता है, और एक होता है आपका सिस्टम टेस्टिंग। ये दो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, अन्यथा बाकी जो आपके क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर यहाँ से नहीं लिए जाते हैं। तो आप यूनिट टेस्टिंग की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और यहाँ पर हम लाभ्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसके एडवांटेज के बारे में। तो पहला एडवांटेज है इसका कि इस टेस्टिंग के द्वारा हम सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट तथा बग्स को अर्ली, यानी अर्ली का मतलब होता है कि जल्दी स्टेज में ढूंढ लेते हैं। बाद में डिफेक्ट तथा बग्स को ढूंढना बहुत अधिक कठिन होता है। दूसरा पॉइंट है कि यह टेस्टिंग कोडिंग की जो कोडिंग होती है कि प्रोसेस को अधिक इफेक्टिव तथा अर्जिली, यानी कि एजाइल बोलते हैं इसे, फुर्तीली बना देती है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। तीसरा जो एडवांटेज है वो यही है कि जब हम यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं तो हमें मैनुअल टेस्टिंग की आवश्यकता बहुत कम रह जाती है। वैसे भी मैनुअल टेस्टिंग बहुत ही अधिक बोरिंग तथा खर्चीली है। मैनुअल टेस्टिंग क्या है ये भी आपको बताएंगे अगली वीडियो में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से रीड कराएंगे और सारे चैप्टर हमने आपको अच्छी तरह से कराए हैं बेसिकली, और PDF नोट्स भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। लेकिन बार बार बच्चे यही पूछते हैं कि सर PDF नोट्स नहीं है। अब बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में इतनी चैटिंग करोगे तो PDF नोट्स की जो चैट है वो कितनी ऊपर जाएगी। फिर आप बार बार बोलते हो कि सर PDF नोट्स नहीं है, PDF नोट्स नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सबसे बेटर तरीका होता है टेलीग्राम का। टेलीग्राम में ढूंढना PDF नोट्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। हम CSIT का ग्रुप बना दिए हैं
और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लें। चौथा पॉइंट है आपका, हम इस टेस्टिंग के द्वारा सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को बिना ब्रेक, यानी कि सॉफ्टवेयर की जो डिज़ाइन होती है उसे बिना तोड़े किए हुए डिज़ाइन को बेहतर बना सकते हैं। पाँचवा पॉइंट है, जब हम पहले ही बग्स को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इससे हमारे समय तथा कॉस्ट की बचत हो जाती है। यह जो टेस्टिंग है, जो आपकी यूनिट टेस्टिंग, वो एफिशिएंसी को बढ़ाती है तथा उसको जो मेंटेनेंस होता है, जो आपका मेंटेनेंस होता है, उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देती है। इस टेस्टिंग का एक और फ़ायदा है जो कि है कि सॉफ्टवेयर के अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो दस्तावेज होते हैं, वो हर समय इसमें उपलब्ध होते रहते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब भाई इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, एक बार आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब ये टेस्टिंग की जाती है तो इसमें दो या दो से अधिक यूनिट्स होती हैं आपकी, छोटी छोटी, और कुछ आपके मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं। उन दोनों को एक साथ यहाँ पर कंबाइन, यानी कि जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद एक ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बनाने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। यहाँ पर एक बार और समझाते हैं आपको। इंटीग्रेशन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक विधि है जिसमें दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर यूनिट्स तथा मॉड्यूल्स को एक साथ कंबाइन किया जाता है तथा एक समूह में उनकी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इंटीग्रेटेड जो आपके यूनिट्स होते हैं उनके मध्य में, यानी कि जो उसमें बीच में बग्स वगैरह, फॉल्ट्स वगैरह होते हैं, उनको खोजना होता है तथा यूनिट्स के मध्य कार्य, परफॉर्मेंस तथा विश्वसनीयता को आइडेंटिफाई करना होता है। सामान्यतः इंटीग्रेशन टेस्टिंग को एक इंटीग्रेशन टेस्टर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यह टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग के बाद तथा वैलिडेशन टेस्टिंग के पहले की जाती है, और जब ये यूनिट टेस्टिंग कर ली जाती है तो प्रत्येक यूनिट को एक एक करके इंटीग्रेट किया जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे यूनिट्स को इंटीग्रेट नहीं कर लिया जाता। इसका डायग्राम है। अब यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स और यूनिट्स का ग्रुप बनाया जाता है, मैंने आपको बताया था। ग्रुप बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। आपको सिंपल सा डायग्राम बना के आना, किसी भी तरह का डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये गोल आकार में है तो आप कुछ इस तरह का भी यहाँ पर डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि यूनिट, और कुछ इस तरह का यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं, यूनिट 2 और यूनिट 1, और उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। डायग्राम आपको बेसिकली ज़रूर बनाना है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन टेस्टिंग में 3 अप्रोच होते हैं आपके, 3 तरह के अप्रोच होते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग में बहुत सी अप्रोचेस होती हैं जो निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर टॉप डाउन, बॉटम अप और बिग बैंग, ये 3 अप्रोच होती हैं जिनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अच्छा, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बारे में हम बेसिकली आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। सिंपल वही तरीका है जो उस यहाँ पर विधि का यूज़ किया जाता है, जो उनमें विधि अपनाई जाती है वही विधि यहाँ पर, रूल्स वगैरह यहाँ पर दिए जाते हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा, टॉप डाउन टेस्टिंग क्या है? टॉप डाउन आपकी अप्रोचेस हैं, वो क्या हैं? इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टॉप लेवल, यानी कि हाई लेवल, ऊपर के लेवल से शुरुआत की जाती है। इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो आपकी टॉप लेवल की यूनिट्स होती हैं पहले उनको चेक किया जाता है तथा उसके बाद निचले वाले, यानी कि जो नीचे के सब यूनिट्स होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर चित्र की सहायता से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बताना चाहते हैं, यहाँ पर ये आपका टॉप डाउन है, यानी कि जिसे टॉप लेवल बोलते हैं, ये आपका टॉप लेवल है। और टॉप लेवल से यहाँ पर शुरुआत होती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग करते करते यहाँ पर कुछ इस प्रकार टेस्टिंग की जाती है। पहले इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, और फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि ऊपर से शुरुआत होती है और नीचे तक इसकी टेस्टिंग की जाती है। ये होता है आपका टॉप डाउन अप्रोच। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अगला जो टॉपिक है इसमें उसके बारे में बात कर लेते हैं, बॉटम अप। अच्छा, बॉटम अप क्या होता है कि इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में सबसे पहले बॉटम लेवल के जो सब यूनिट होते हैं उनको टेस्ट किया जाता है। सब यूनिट का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी यूनिट्स वगैरह होती हैं उनको यहाँ पर, यानी कि लो लेवल से शुरुआत की जाती है यहाँ पर, तथा उसके बाद मुख्य यूनिट को टेस्ट किया जाता है, यानी कि जो ऊपर की मुख्य यूनिट्स होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। डायग्राम के साथ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं बेसिकली। अब यहाँ पर जो चिन्ह है आपको वो देखना है, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से मतलब लो से हाई की तरफ यहाँ पर ये टेस्टिंग की जाती है, यानी कि पहले इसकी, पहले इसकी, पहले इसकी, फिर पहले इसकी, उसके बाद यहाँ पर इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, यानी कि ये चलती है आपकी लो टू हाई,
यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद है आपकी बिग बैंग। इस प्रकार की टेस्टिंग में सभी यूनिट्स को एक साथ इंटीग्रेट कर लिया जाता है तथा इसके बाद एक ग्रुप बनाया जाता है और उन ग्रुप को बनाने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग में किसी एक यूनिट को तब तक इंटीग्रेट नहीं कर लिया जाता जब तक कि सारी यूनिट्स तैयार ना हो। तो यानी समझने का मतलब यही है, इसमें आप इसमें सिंगल यूनिट्स को टेस्टिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब यही है, इसमें ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बनाने के बाद सारी यूनिट्स रेडी हो जाती हैं, एक तरीके से तैयार हो जाती हैं, तब उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है बिग बैंग में। यहाँ पर इसका डायग्राम है, कुछ इस तरह से इसका ग्रुप बना हुआ है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह टेस्टिंग बहुत ही रिस्की होती है क्योंकि अगर हमने सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो इसमें फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। इस टेस्टिंग का एडवांटेज यही है कि यह छोटे सिस्टम्स के लिए सुविधाजनक है, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे सिस्टम्स वगैरह होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। और इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें फॉल्ट तथा बग्स को ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई फॉल्ट मिल भी जाता है तो फॉल्ट होने का मुख्य कारण पता लगाना बहुत ही हार्ड होता है तथा इस टेस्टिंग में बहुत ही समय लगता है। अच्छा, ये सेकंड टेस्टिंग है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद तीसरी नंबर की आपकी टेस्टिंग है अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इसको पॉइंट्स के आधार पर आपको बताना चाहेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनके आधार पर। यहाँ पर पहला पॉइंट्स है कि यह टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्रकार है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये जो आपका टॉपिक है एक्सेप्टेंस, ये आपका ब्लैक बॉक्स जो आपका टेस्टिंग है उसमें दिया गया, उसमें आपको ये बता देंगे। दूसरा पॉइंट है आपका इसमें कस्टमर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले उसमें संभावित डिफेक्ट तथा बग्स को डिटेक्ट करना इस टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो इसका कार्य है वो यही है, जब हम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं और जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर को रिलीज़ किया जाता है, यानी कि उसे रिलीज़ करने से पहले उसमें कुछ एरर्स और बग्स वगैरह कुछ होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। इस टेस्टिंग का उपयोग हमेशा डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है। डेवलपर साइट्स होती हैं जहां पर इंजीनियरिंग काम करते हैं, उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। यह टेस्टिंग तब तक की जाती है जब सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाता है। अगर अल्फा टेस्टिंग के बाद डिफेक्ट के कारण कुछ बदलाव करने होते हैं तो वह कर लिए जाते हैं। यह टेस्टिंग 2 स्टेप में होती है, यानी कि यह टेस्टिंग 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में इस टेस्टिंग को डेवलपर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कि पहले टेस्टिंग में इसे डेवलपर्स चेक करते हैं, और जबकि दूसरे स्टेप को सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस होती है, एक टीम होती है SQA, उसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। यानी कि 2 स्टेप में आपकी ये कंप्लीट होती है। मेन बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। यह टेस्टिंग पब्लिक के लिए बंद है, अर्थात इस टेस्टिंग में पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि इस टेस्टिंग को आप पब्लिकली नहीं कर सकते। यह टेस्टिंग हमेशा वर्चुअल एनवायरनमेंट में की जाती है। अगली टेस्टिंग है आपकी बीटा टेस्टिंग। भाई देखो, अल्फा बीटा गामा ये बेसिकली आपने पढ़े हैं, और इसके बाद बीटा है लेकिन गामा इसमें। तो बीटा टेस्टिंग क्या है वो भी हम पॉइंट के बारे में बताएंगे यहाँ पर पॉइंट्स की सहायता से। यह भी एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का प्रकार है। अल्फा और बीटा दोनों एक ही प्रकार की टेस्टिंग होती हैं तथा इसे फील्ड टेस्टिंग भी कहा जाता है। फील्ड टेस्टिंग क्यों कहा जाता है? बेसिकली यहाँ पर इस टेस्टिंग को एंड यूजर्स के द्वारा रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फील्ड टेस्टिंग कहा जाता है। और इसे जो टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग टीम के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता, यानी कि जो अल्फा बीटा गामा आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है उसमें आपकी टीम वगैरह दो स्टेप में उसे टेस्टिंग की जाती थी। पहली टेस्टिंग थी उसमें आपकी डेवलपर्स और एक ही थी आपकी SQA। इसमें कोई भी टीम यहाँ पर वर्क नहीं करती है टेस्टिंग के लिए। बीटा टेस्टिंग का उद्देश्य यूजर्स के परसेप्टिक के आधार पर सॉफ्टवेयर में उपस्थित जो दोष होते हैं तथा समस्या होती हैं उनको डिटेक्ट करना होता है तथा यूजर से उपलब्ध फीडबैक को प्राप्त करना होता है, ताकि सॉफ्टवेयर के अगले अपडेट वर्जन में इन समस्याओं को दूर किया जाए। अच्छा, आपने मोबाइलों में देखा होगा कई सारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आते हैं, कुछ उसमें डायरेक्ट
बग्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि ब्लू स्क्रीन वगैरह आपने देखी होंगी। वो बग्स आपको जब तक आते रहते हैं जब तक कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आ जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद सारे बग्स ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसका कार्य होता है। और जो टेस्टिंग है आपकी बीटा टेस्टिंग, ये पब्लिक के द्वारा की जाती है। अल्फा टेस्टिंग के बाद बीटा टेस्टिंग की जाती है, और बीटा टेस्टिंग के बाद कोई और टेस्टिंग नहीं की जाती। ये दोनों टेस्टिंग हैं जो पहले अल्फा की जाती है, फिर उसके बाद बीटा टेस्टिंग। उसके बाद 5वें नंबर की आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस टेस्टिंग आखिर में होती क्या? तो देखो भाई, स्ट्रेस टेस्टिंग का प्रयोग सिस्टम की स्टेबिलिटी यानी कि जो स्थिरता होती है तथा रिलायबिलिटी विश्वसनीयता होती है उसको टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और ये जो आपकी स्ट्रेस टेस्टिंग होती है वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टेक्निक होती है, जो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक हिस्सा होती है। स्ट्रेस टेस्टिंग में सिस्टम को ओवरलोड करके यानी कि उसको ओवरलोड करके उसको वेरीफाई तथा चेक किया जाता है कि सिस्टम स्ट्रेस को झेल पा रहा है या नहीं। यही इसकी मेन कारण होता है, यही इसका उद्देश्य होता है। और यह टेस्टिंग निर्धारित करती है कि सिस्टम कितना रोबस्ट यानी कि शक्तिशाली है तथा हैवी लोड में भी सभी सिस्टम्स एरर को कैसे हैंडल कर सकता है। एक एंटीवायरस की तरह ये कार्य करती है, कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग यह भी सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि संकट के समय कहीं सिस्टम क्रैश तो नहीं कर पाएगा। स्ट्रेस टेस्टिंग को एंडुरेंस टेस्टिंग या टॉर्चर टेस्टिंग भी कहते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग आखिर में क्यों की जाती है, इसका भी कारण है। स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए की जाती है भाई, और वेरीफाई करने के लिए की जाती है ताकि जो सिस्टम आपका क्रैश होता है तो वह डेटा जो है आपका सेव रहेगा या नहीं। यह चेक करने के लिए की जाती है कि जब आपका सिस्टम क्रैश होता है तो एरर मैसेज शो होगा या नहीं। यह चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाती है जब आपका सिस्टम फेलियर यानी कि फेल हो जाता है तो सिक्योरिटी बनी रहती है या नहीं। अच्छा, स्ट्रेस टेस्टिंग कैसे की जाती है ये भी आपको बेसिकली जानना होगा। एक ही समय में बहुत सारे यूजर्स सिस्टम को रन करते हैं आपके स्ट्रेस टेस्टिंग में। सभी यूजर्स एक ही समय में सिस्टम पर कठिन ऑपरेशन भी कर सकते हैं, और सभी यूजर्स एक ही समय में एक फाइल को खोल सकते हैं। उसके बाद है 6 नंबर आपकी रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब है किसी फाइल को रिकवर करना। रिकवरी टेस्टिंग को कुछ निम्न बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। वो बिंदु हैं आपके, पहला नंबर है रिकवरी टेस्टिंग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का एक प्रकार है, उसका हिस्सा है, उसका टाइप्स है। यह टेस्टिंग सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जब कोई एप्लीकेशन क्रैश या फेल हो जाता है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन है एक तरीक़े से बंद या क्रैश हो जाता है, कोई भी कार्य नहीं करता है उसमें, तो वह कितनी जल्दी तथा कितने अच्छे तरीके से रिकवर होता है, यानी कि उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है, ये चेक करने के लिए रिकवरी टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग को करने के लिए एप्लीकेशन को खुद ही ख़राब या क्रैश किया जाता है, और फिर हर तरीके से इसमें रिकवरी की टेस्टिंग की जाती है, जिससे टेस्टर को पता चलता है कि रिकवरी ठीक ढंग से हो पा रही है या नहीं। उसके बाद है 7 नंबर है आपकी सिक्योरिटी टेस्टिंग। अब भाई सिक्योरिटी का मतलब क्या है, बेसिकली आपको पता होगा, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? तो सिक्योरिटी टेस्टिंग के द्वारा डेटा या सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को सुरक्षित किया जाता है। यह एक नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, अर्थात इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग एक प्रकार की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, बेसिकली आपको पता होगा उसी का टाइप चल रहा है ये, और जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि सिस्टम जो आपका सिस्टम होता है डेटा तथा फंक्शनैलिटी को संभावित करता है। जो आपके इंट्रूडर्स होते हैं, जो घुसपैठिए बोलते हैं जिन्हें, उनसे जो आपका डेटा है वो सेव रख पाएगा, सुरक्षित रख पाएगा या नहीं। यानी कि एक तरीके से ये चेक करती है कि जो आपका सिस्टम में डेटा है वो हैकर्स चुराएगा या नहीं, ये चेक करने का इसका काम होता है। सिक्योरिटी टेस्टिंग का लक्ष्य सिस्टम में उपस्थित थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है तथा सभी संभावित रिस्क को भी डिटेक्ट करना होता है। सिक्योरिटी सेट जो आपकी टेस्टिंग है उसमें जो सर्विसेज होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आपकी इसमें करीब 6 सर्विसेज होती हैं जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले।
पहली जो आपकी इसमें टेस्टिंग में, सिक्योरिटी टेस्टिंग में जो आपकी सर्विसेज होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली होती है कॉन्फिडेंटली, दूसरी होती है इंटेग्रिटी, तीसरी होती है ऑथेंटिकेशन, चौथी होती है अवेलेबिलिटी, ऑथोराइजेशन, नॉन रेपुटेशन। ये 6 प्रकार की आपकी सर्विसेज हैं जो सिक्योरिटी टेस्टिंग में आपको प्रदान की जाती हैं। इनके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। कॉन्फिडेंटली का अर्थ क्या है? तो भाई देखो, कॉन्फिडेंटली का अर्थ यही है कि जो आपका डेटा है या सूचना है वह दूसरे व्यक्ति या पार्टी को डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, अर्थात केवल ऑथोराइज्ड जो आपका यूजर होता है, ऑथोराइज्ड यूजर ही सूचना को पढ़ पाएगा। किसी हैकर या दूसरे आदमी इसको पढ़ नहीं सकता। इसी का अर्थ यही है। इंटीग्रिटी का अर्थ होता है जो कि सूचना या डेटा होता है वह केवल ऑथोराइज्ड यूजर के द्वारा ही मॉडिफाई, इंसर्ट तथा डिलीट की जा सकती है, अर्थात अनऑथोराइज्ड जो यूजर होता है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, ना ही उसको चेंज कर सकता है, ना ही उसे डिलीट कर सकता है, ना ही उसे एक्सेस कर सकता है। उसके बाद है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में यूजर तथा प्रोडक्ट की वास्तविकता को कंफर्म किया जाता है तथा यह सुनिश्चित किया जाता है जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो विश्वास के लायक है या नहीं। अवेलेबिलिटी यह सुनिश्चित करती है जो आपका ऑथोराइज्ड यूजर है वह सूचना तथा रिसोर्सेज को कभी कभी प्रयोग कर सकता है या नहीं। ऑथोराइजेशन का अर्थ बेसिकली आपको पता होगा, एक वैलिडिटी प्रदान की जाती है ऑथोराइजेशन के द्वारा। यूजर्स को किसी भी वैलिड तथा रिक्वेस्टेड ऑपरेशन के लिए अलाउ किया जाता है। नॉन रेपुटेशन मैसेज ट्रांसमिशन की गारंटी है, अर्थात जब कोई व्यक्ति दूसरे को मैसेज करता है तथा दूसरा व्यक्ति जो होता है वो मैसेज को रिसीव करता है तो दोनों बाद में व्यक्ति मैसेज के सेंड तथा रिसीव होने से इनकार कर देते हैं, तब आपका नॉन रेपुटेशन कहलाता है। अर्थात बाद में सेंडर यह बोल सकता है कि मैसेज मैंने नहीं भेजा है और जो आपका रिसीवर है वो यह बोल सकता है कि मैंने रिसीव ही नहीं किया है। कुछ इस तरह का आपका नॉन रेपुटेशन होता है। उसके बाद है 8वां नंबर है आपका स्मोक टेस्टिंग। स्मोक माने क्या होता है बेसिकली आपको पता होगा। स्मोक सेंसर के बारे में पढ़ा है आपने, सेंसर वाली वीडियो बन गई है, जाकर देख लें सभी स्टूडेंट, ज़्यादा लेट ना करें, 7 जनवरी से आपके एग्जाम हैं। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग क्या है? इसे बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहते हैं और जब डेवलपमेंट टीम के द्वारा नया बिल्ड प्रदान किया जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टीम उस बिल्ड को वैलिडेट करती है, यह सुनिश्चित करती है कि कोई इश्यू या बग्स तो नहीं है। यदि बिल्ड में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और डेवलपर टीम को इसके बारे में बता दिया जाता है। यह टेस्टिंग सॉफ्टवेयर के सभी कंपोनेंट्स को टेस्ट करती है, जैसे आपकी यूनिट टेस्टिंग करती थी। यहाँ पर इसका डायग्राम है। उसके बाद है नौवीं प्रकार की टेस्टिंग है और इसे बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग क्या होती है? ये जो आपकी टेस्टिंग होती है रिग्रेशन टेस्टिंग, यह सुनिश्चित करती है कि सॉफ्टवेयर में जो भी बदलाव किया जाता है वो वर्किंग में जो उसमें कार्य करता है, जो उसमें कार्य किया जाता है उसमें कोई समस्या उत्पन्न कर रहा है या नहीं। यानी कि जब भी हम कोई सिस्टम में चेंजेस वगैरह करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो ठीक तरह से कार्य कर रहा है या नहीं, कोई उसमें समस्या वगैरह आ रही है, तो वो सब कुछ यहाँ पर रिग्रेशन टेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। अर्थात यह चेक किया जाता है कि अगर हम सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करें तो सॉफ्टवेयर की वर्किंग में कोई बुरा इफेक्ट या बुरा प्रभाव पड़ेगा या नहीं। इस प्रकार की टेस्टिंग के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स आते हैं। अब भाई ऑटोमेशन टूल्स क्या हैं इसके बारे में भी आपको बेसिकली बता देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटोमेशन टूल्स, आजकल मार्केट में बहुत सारे टेस्टिंग टूल्स आपको मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को या तो मैनुअली टेस्ट किया जाता है या फिर ऑटोमेटेड टेस्टिंग के टूल्स की मदद से। मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केसेस को जनरेट किया जाता है। टेस्ट केसेस क्या हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट किया जाता है टेस्ट केसेस के द्वारा।
अब भाई रिजल्ट को मैन्युअली रिकॉर्ड किया जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती है। इसलिए कॉस्ट और टाइम को कम करने के लिए यहाँ पर मार्केट में काफ़ी सारे ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल्स होते हैं जिनका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। टूल्स का सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। एक टूल एक से ज़्यादा टेस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर सकता है, यानी कि एक टूल जो है आपका वो एक से ज़्यादा टेस्टिंग कर सकता है। और कुछ टूल्स आपके फ्री भी होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं। आपके जो फ्री होते हैं कुछ उसमें लिमिटेशन वगैरह होती हैं, और जो आपके पेड होते हैं उन्हें आप अपने हिसाब से परचेस भी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पेड वर्जन में आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर कितने प्रकार के टेस्टिंग टूल्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका टेस्ट मैनेजमेंट टूल्स। इसका प्रयोग टेस्ट को मैनेज करने, स्केड्यूल करने, उसकी टाइमिंग वगैरह को हैंडल करने, डिफेक्ट लॉगिंग करने और ट्रैकिंग तथा एनालिसिस में किया जाता है। और ये एक तरह का टेस्टर होता है। बेसिकली यह टूल से आपका तो टेस्टर ही होगा। उसके बाद है आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इसका इस्तेमाल इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट और ट्रैकिंग में बदलाव करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है आपका स्टैटिक एनालिसिस टूल्स। भाई स्टैटिक एनालिटिक्स टूल्स क्या है? इसका इस्तेमाल हम करते हैं स्टैटिक टेस्टिंग में, इसका यूज़ किया जाता है। स्टैटिक टेस्टिंग क्या है ये भी आपको बताएंगे, इसमें उसका यूज़ किया जाता है। और अगला है आपका टेस्ट डाटा प्रिपरेशन टूल्स। इसका इस्तेमाल एनालिसिस, डिज़ाइन, टेस्ट डेटा को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये सारे जो आपके टूल्स हैं वो टेस्टर के रूप में होते हैं, बेसिकली हम आपको कहना चाहते हैं। अगला आपका टूल्स जो है वो टेस्ट एग्जीक्यूशन है। इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन में जो यूज़ किया जाता है इसका। उसके बाद आपका टेस्ट कंपेरेटर्स, जो कि एक्सपेक्टिव रिजल्ट होते हैं, उनको एक्चुअल वास्तविकता में रिजल्ट शो करने के लिए, यहाँ पर कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कवरेज मेजरमेंट, एक नापने का टूल्स होता है जिसे स्ट्रक्चरल कवरेज प्रदान होता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग टूल्स, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए तथा रेस्पॉन्स टाइम को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला होता है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग तथा ट्रैकिंग। इसका इस्तेमाल प्लानिंग में होता है, जब आप सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करते हैं, और ये इसका यूज़ प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वही करता है। इंसिडेंट मैनेजमेंट टूल्स होता है, टेस्ट को मैनेज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब टेस्टिंग टूल्स के कुछ उदाहरण भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका IBM रेशनल क्वालिटी मैनेजर। इसका प्रयोग प्रोजेक्ट स्केड्यूल के ऑटोमेशन, ऑनलाइन टेस्ट मैनेजमेंट को ट्रैक करने, ऑनलाइन लाइब्रेरी को मेंटेन करने और कस्टमर को रिलीज के ट्रैक करने में किया जाता है। उसके बाद है टेस्ट लिंक। भाई देखो टेस्ट लिंक क्या है, ये एक वेब होती है, यानी कि एक वेब ब्राउज़र की तरह ही कार्य करती है। और यह एक वेब पर आधारित टेस्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करता है। यह टूल टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान्स, यूजर मैनेजमेंट के साथ साथ रिपोर्ट्स और स्टैटिस्टिक्स को भी सपोर्ट करता है। इसके द्वारा हम आसानी से टेस्ट केसेस को इंपोर्ट तथा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट केसेस को बहुत सारे यूजर्स को असाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा आसान मेथड होता है। उसके बाद है स्क्यूज। स्क्यूज एक GUI, एक टेस्ट ऑटोमेशन टूल्स होता है, और इसका करीब हम आपको बताना चाहते हैं करीब 3000 से भी ज़्यादा कंपनियां इसका यूज़ करती हैं। सिस्टम टेस्ट के ऑटोमेशन इसमें यूज होता है और सभी GUI टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी इसमें डेस्कटॉप वगैरह, मोबाइल, वेब और एम्बेडेड सिस्टम हो गए, आपके कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें ये सपोर्टेड होता है। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग होती है। क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग जो होती है वो यह सुनिश्चित करती है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट सभी ब्राउज़र पर सही ढंग से कार्य कर रही हैं, ये चेक किया जाता है इसके द्वारा। उसके बाद है QTP। इसका फुल फॉर्म होता है क्विक टेस्ट प्रोफेशनल, एक ऑटोमेशन फंक्शनल GUI टेस्टिंग टूल्स है जिसके द्वारा हम वेब और क्लाइंट पर आधारित कंप्यूटर एप्लीकेशन का ऑटोमेशन कर सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग फंक्शनल रिग्रेशन टेस्टिंग में किया जाता है। उसके बाद आपका 10वां नंबर आ जाता है जो कि टेस्टिंग है, 10वीं सिस्टम टेस्टिंग। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। सिस्टम टेस्टिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर को यह पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी तरह से कार्य करेगा। यानी कि सिस्टम टेस्टिंग एक वो टेस्टिंग है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर वो टेस्ट करते हैं जिससे वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क कर सकता है।
अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं, अर्थात इसमें यह पता किया जाता है कि सॉफ्टवेयर सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है या नहीं। सिस्टम टेस्टिंग यह ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, उसी का प्रकार होती है, और इसे टीम, जो आपकी टेस्ट टीम होती है, उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी 11वीं टेस्टिंग। 11वीं टेस्टिंग क्या होती है, जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। इसे परफॉर्मेंस इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, मतलब उसके द्वारा यूज़ किया जाता है, और इसे रन टाइम परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर की स्पीड और इफेक्टिवनेस, यानी कि जो आपकी प्रभावशीलता होती है, उसको टेस्ट किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के परफॉर्मेंस और लोड टूल्स का उपयोग किया जाता है। 12वीं होती है आपकी, जो कि लास्ट है, HOC टेस्टिंग। इसको बिना किसी प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन के परफॉर्म किया जाता है। इसमें टेस्टर तथा बग्स तथा एरर्स को खोजने के लिए सॉफ्टवेयर को ब्रेक करने का प्रयास किया जाता है, और इसे सिस्टम, जो आपकी टेस्टिंग होती है, वो टीम द्वारा इसे हैंडल करती है, यानी कि उसी के द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। अब ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब कौन कौन से टॉपिक जो आपके रह गए हैं उनके बारे में एक बार और जान लीजिए। यहाँ पर आपका रह गया है बी मॉडल। बी मॉडल कंप्लीटली आपको एक वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद है आपका ब्लैक एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। उसके बाद आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, इसके SCM हो गए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, और इसी में आपका पिछली 2022 जो मार्च में एग्जाम हुए थे उसमें आया था आपका कंट्रोल वर्जन, वो भी हम आपको बताएंगे। और कई सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग हो गई आपकी, और स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग हो गई, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है, और कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो चलिए आप चलते हैं।